Hello everyone. Today we are going to discuss paper code BHIC 103 हिस्ट्री ऑफ इंडिया 2। ठीक है, आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके दिसंबर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, अगर आपको आज की क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोगों को इस सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर परचेज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सिंपली गूगल में जाएंगे shop.hindustannowledge.com। ठीक है, कि हमारी वेबसाइट है, आप इसमें चले जाएंगे। आप क्या वहाँ से क्या है गेस्ट पेपर्स को परचेज कर सकते हैं। आप हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में क्या है गेस्ट पेपर को परचेज कर लेंगे। यहाँ पे आपको देखिए सर्च कोड का ऑप्शन दिख जाएगा। आपका जो भी पेपर कोड होगा आप वो यहाँ पे सर्च कर लेंगे। ठीक है, जैसे अभी हम देखेंगे ये BHIC 103 का यहाँ पे आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में क्या है गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको गेस्ट पेपर यहाँ से परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9580023321। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर हमें मैसेज करके क्या है गेस्ट पेपर्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आप सर्च करके हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में गेस्ट पेपर्स जिस भी मीडियम में आपको लेना है आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप गेस्ट पेपर और ये वीडियो को अच्छे से कर लेते हैं तो क्या है आप अपने एग्जाम को आसानी से क्लियर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द गुप्तास। सो द गुप्ता एम्पायर from circa 320 CE to 550 CE, तो often called the golden age of ancient India। जो आपका गुप्ता एम्पायर है इस टाइम का जो टाइम पीरियड है इसको गोल्डन एज बोला जाता है एंशिएंट इंडिया का। वन ऑफ द मेन रीजन था इट्स सक्सेस वाज वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। सो जो इनकी क्या था बहुत ही ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। जो गुप्तास थे वो फॉलो करते थे एक सिस्टम को जो कंबाइन करता था सेंट्रल कंट्रोल को विद द लोकल ऑटोनॉमी, जिसकी वजह से हेल्प हुआ उनको स्मूथ गवर्नेंस में। किंग एंड सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, किंग क्या था आपका सुप्रीम अथॉरिटी हुआ करती थी इन द गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन। ही वॉज कंसिडर्ड एज द प्रोटेक्टर ऑफ हिज पीपल, उनको कंसिडर किया जाता था कि वो प्रोटेक्टर हैं उनके लोगों के, और वो रूल करते थे विद द हेल्प ऑफ द मिनिस्टर्स। तो जो किंग थे वो सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस को लेते थे, जितने भी इंपॉर्टेंट मैटर्स होते थे जैसे कि वॉर हो गया, लॉ हो गया, रेवेन्यू हो गया। दो द किंग हैड ग्रेट पावर्स, यानी कि किंग के पास ग्रेट पावर्स होती थी, बट फिर भी उनको एक्सपेक्ट किया जाता था टू रूल अकॉर्डिंग टू द धर्म, दैट इज जस्टिस एंड मोरालिटी। सो जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो इंक्लूड करती थी आपके इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स जैसे कि मंत्री हो गया, दैट आर मिनिस्टर्स, एडवाइज द किंग, सेनापति जो कमांडर होते थे आर्मी के, ठीक है, महादन अनवाक, दैट आर द चीफ जुडिशियल ऑफिसर्स, संधि विग्रह का, दैट आर द मिनिस्टर्स ऑफ फॉरेन अफेयर्स। सो दीज ऑफिशियल्स हेल्प द किंग इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी मेकिंग। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, जो एम्पायर था आपका वो डिवाइडेड था इनटू लार्ज प्रोविंसेस जिनको भुक्तीस बोलते थे। ईच भुक्ति, जो हर भुक्ति थी उसको गवर्न करते थे एक ऑफिशियल जिनको उपारिका बोलते थे, जिनको कि किंग के द्वारा अपॉइंट किया जाता था। जो भुक्ति से उनको फर्दर डिवाइड किया गया था इनटू डिस्ट्रिक्ट जिनको विषयास बोलते हैं, और जो विषयास थे उनको मैनेज किया जाता था बाय विषयापतिस। सो जो ये सिस्टम था इसने हेल्प किया आपके इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ डिस्टेंट एरियाज में, जबकि मेंटेन कर रहे थे वो ऑर्डर को थ्रू आउट द एम्पायर। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, सो एट द लोकल लेवल एडमिनिस्ट्रेशन वाज हैंडल्ड बाय विलेज एंड टाउन काउंसिल, यानी कि लोकल लेवल पे जो भी विलेज और टाउन के काउंसिल्स होते थे वो एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करते थे। विलेज क्या था आपका स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हुआ करता था और वो विलेज एल्डर्स के द्वारा मैनेज किया गया था। ठीक है, टाउन्स में क्या होती थी, कमिटीज होती थी जो कि लुक आफ्टर करती थी ट्रेड, मार्केट्स, लॉ एंड ऑर्डर एंड पब्लिक वर्क्स, जितने भी इंपॉर्टेंट फीचर्स थे गुप्ता के एडमिनिस्ट्रेशन के। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट फीचर था गुप्ता के एडमिनिस्ट्रेशन का, वो था एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल। जो गिल्ड्स थे ट्रेडर्स और क्राफ्ट्समैन के, उन्होंने भी एक इंपॉर्टेंट रोल को प्ले किया है इन मैनेजिंग द लोकल अफेयर्स। जुडिशियल सिस्टम, गुप्तास का क्या था, एक बहुत ही वेल डेवलप्ड जुडिशियल सिस्टम था। कोर्ट्स एग्जिस्ट करते थे एट डिफरेंट लेवल फ्रॉम विलेज कोर्ट टू किंग्स कोर्ट। सो लॉज क्या थे आपके धर्मशास्त्र पे बेस्ड थे। पनिशमेंट जनरली माइल्ड होती थी और एम्फोसिस दिया जाता था आपका लेड ऑन जस्टिस एंड फेयरनेस। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, जो गुप्ता किंग्स थे वो मेंटेन करते हैं एक स्ट्रॉन्ग आर्मी को ताकि वो अपने एम्पायर को प्रोटेक्ट कर सके। आर्मी आपकी कंसिस्ट करती थी इन्फेंट्री, कैवलरी, एलिफेंट्स एंड चैरियट्स की। सेनापति हेड हुआ करते थे मिलिट्री डिपार्टमेंट के। इन कंक्लूजन वी कैन से दैट जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था आपके गुप्तास का वो बहुत ही एफिशिएंट था, बैलेंस था और पीपल फ्रेंडली था। ये कंबाइन करता है स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी को विद लोकल सेल्फ गवर्नमेंट।
ये एक वेल प्लान सिस्टम था जो कि इंश्योर करता है पीस को, प्रोस्पेरिटी को एंड स्टेबिलिटी, मेकिंग द गुप्ता पीरियड वन ऑफ द मोस्ट ग्लोरियस फेज इन इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, वहाँ पे आपको क्या है, सारी क्लासेस की अपडेट मिलती रहेंगी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज examine the nature of post-Gupta polity, society and economy. So the period after the decline of Gupta Empire is known as the post-Gupta period, यानी कि जो डिक्लाइन वाला पीरियड है, ठीक है, जैसे गुप्ता पीरियड डिक्लाइन हो गया था, जब गुप्ता एम्पायर डिक्लाइन हो गया उसके बाद का जो पीरियड है उसको हम पोस्ट गुप्ता पीरियड बोलते हैं। ये फेज मार्क हुआ था बाय इंपॉर्टेंट चेंजेस इन इंडियाज पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ। यहाँ पे कोई सिंगल पावरफुल एम्पायर नहीं था जैसे कि गुप्तास के टाइम पे था, बट इंडियन सिविलाइजेशन थी वो कंटिन्यू हुई टू डेवलप इन न्यू वेज। सो पोस्ट गुप्ता पॉलिसी, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखेंगे। सो आफ्टर द गुप्तास पॉलिटिकल पावर बिकेम डिसेंट्रलाइज, यानी कि जो पॉलिटिकल पावर जो पहले सेंट्रलाइज थी वो अब डिसेंट्रलाइज हो गई। बहुत सारे रीजनल किंगडम्स एमर्ज हुए, जैसे कि हर्षवर्धन का किंगडम नॉर्थ इंडिया में, चालुक्यास, पल्लवास एंड राष्ट्रकूटास डेक्कन एंड साउथ इंडिया में। किंग्स ने क्या किया, रूल किया विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर्स एंड ऑफिशियल्स, बट जो कंट्रोल था वो मोस्टली लिमिटेड था टू देयर ओन रीजन्स। लैंड ग्रांट्स वर वेरी कॉमन ड्यूरिंग दिस पीरियड्स, ठीक है, लैंड ग्रांट्स बहुत ही कॉमन हो गए थे इस टाइम पीरियड में। ठीक है, लैंड ग्रांट्स क्या होते थे, किंग्स के द्वारा ब्राह्मण्स या फिर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को दिए जाते थे। ठीक है, जिसने कि रिड्यूस किया डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द स्टेट ओवर लैंड। सो जो ये लैंड ओनर्स थे ये ऑफन कलेक्ट करते थे टैक्सेस को और एंजॉय करते थे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को। सो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, फ्यूडल एलिमेंट्स डेवलप हुए, लोकल चीफ्स पावरफुल बने। सो जो वॉरफेयर थी बिटवीन स्मॉल किंगडम्स वो बहुत ही फ्रीक्वेंट थी, जिसकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई। पोस्ट गुप्ता सोसाइटी, सो सोशल लाइफ कैसी थी, तो जो पोस्ट गुप्ता सोसाइटी थी वो बहुत ही रिजिड हो गई थी एज कम्पेयर टू द अर्लियर पीरियड। जो आपका वर्ण और कास्ट सिस्टम था वो स्ट्रेंथन हुआ, सोशल मोबिलिटी डिक्लाइन हुई, ब्राह्मण्स क्या है बहुत ही एक हाई स्टेटस को एंजॉय करते थे ड्यू टू देयर लैंड ग्रांट्स एंड रिलीजियस अथॉरिटी, और जो पोजीशन थी शूद्रास और लोअर कास्ट की वो और ख़राब हो गई। ठीक है, वुमेन का जो स्टेटस था वो डिक्लाइन हुआ इस पीरियड में। प्रैक्टिसेस जैसे कि चाइल्ड मैरिज हो गया, सती हो गया, रेस्ट्रिक्शंस ऑन विडो मैरिज, ये बहुत ही कॉमन हो गए थे। एजुकेशन जो थी वो लार्जली कंट्रोल की जाती थी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के द्वारा, स्पेशली टेम्पल्स एंड मोनास्ट्रीज। रिलीजन ने भी क्या है एक मेजर रोल को प्ले किया है सोसाइटी में। ब्राह्मणिज्म इवॉल्व हुआ इनटू हिंदुइज्म, ठीक है, विद द पॉपुलैरिटी ऑफ विष्णु एंड शिवा वर्शिप। ठीक है, विष्णु और शिव की वर्शिप क्या है पॉपुलर हो गई थी। एट द सेम टाइम बुद्धिज्म डिक्लाइन हुआ वाइल भक्ति बिकेम पॉपुलर अमंग द मासेस। बुद्धिज्म तो डिक्लाइन हुआ था इस पीरियड में, बट जो भक्ति मूवमेंट था वो क्या है पॉपुलर बना, ठीक है, अमंग द मासेस। पोस्ट गुप्ता इकोनॉमी और द इकोनॉमिक कंडीशंस क्या थे, सो द पोस्ट गुप्ता इकोनॉमी वाज लार्जली अग्रेरियन। यहाँ पे जो इकोनॉमी थी वो एग्रेरियन थी, एग्रीकल्चर था वो एक मेन ऑक्यूपेशन रहा। लैंड ग्रांट्स लेड टू द ग्रोथ ऑफ सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस। ट्रेड एंड कॉमर्स डिक्लाइन हुआ एज कम्पेयर टू द गुप्ता पीरियड, स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में डिक्लाइन देखने को मिला। यूज ऑफ गोल्ड कॉइन्स डिक्रीज, यानी कि जो गोल्ड के कॉइन्स थे उनका यूज अब डिक्रीज हो गया, इंडिकेटिंग द रेड्यूस कमर्शियल एक्टिविटी। क्राफ्ट प्रोडक्शन ने कंटिन्यू किया बट वो बहुत लिमिटेड था टू द लोकल नीड्स। गिल्ड्स ने क्या किया अपनी इंपॉर्टेंस को खो दिया। टैक्स बर्डन ऑन पेजेंट्स इंक्रीज ड्यू टू मल्टीपल अथॉरिटीज कलेक्टिंग रेवेन्यू, यानी कि जो टैक्स बर्डन था पेजेंट्स पे वो और इंक्रीज हुआ क्योंकि जो बहुत सारी अथॉरिटीज थी वो रेवेन्यू को कलेक्ट करने लग गई। हावेवर जो टेम्पल्स थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बने, ठीक है, टेम्पल्स बिकेम द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट सेंटर्स मैनेजिंग लैंड, लेबर एंड वेल्थ। जो टेम्पल्स थे आपके वो इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक सेंटर्स बने जो कि लैंड, लेबर और वेल्थ को मैनेज करते थे। इन कंक्लूजन वी कैन से दैट द पोस्ट गुप्ता पीरियड वाज मार्क्ड बाय पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन, रिजिड सोशल स्ट्रक्चर एंड अ रूरल बेस्ड इकोनॉमी, यानी कि जो पोस्ट गुप्ता पीरियड थी वो मार्क हुआ आपका एक पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन से, रिजिड सोशल स्ट्रक्चर से और एक रूरल बेस्ड इकोनॉमी से। Despite decline in trade and central authority, this period laid down the foundation for the regional cultures and medieval Indian society. Now we will move to the next question. Write an essay on Harsha's political achievements. So Harsha, also known as Harshvardhan, was one of the most powerful and famous rulers of ancient India. हर्ष जिसको हम हर्षवर्धन भी बोलते हैं, ठीक है, उनको हर्षवर्धन के नाम से भी जाना जाता था। वो एक मोस्ट पावरफुल और फेमस रूलर थे आपके एंशिएंट इंडिया के। उन्होंने रूल किया ओवर द नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग द 7th सेंचुरी सी। ठीक है, हर्षा जो थे वो आपके बिलोंग करते थे पुष्यभूति डायनेस्टी से और उन्होंने
रूल किया था फ्रॉम हिज कैपिटल एट कन्नौज, ठीक है, उनकी कैपिटल क्या थी, कन्नौज थी, वहाँ से उन्होंने रूल किया। उनके रेन को रिमेंबर किया जाता है फॉर पॉलिटिकल यूनिटी, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड पीस। राइज टू पावर, हर्षा जो थे आपके वो किंग बने इन 606 सीई में आफ्टर द डेथ ऑफ हिज एल्डर ब्रदर राज्यवर्धन। सो एट दैट टाइम जो नॉर्थ इंडिया था वो डिवाइडेड था बहुत सारे स्मॉल किंगडम्स में। हर्षा ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि वो अपने किंगडम को प्रोटेक्ट करेंगे और उसको एक्सपैंड करेंगे। सो उनके करेज और डिटर्मिनेशन से उन्होंने बहुत सारे एनिमीज को डिफीट किया और अपनी अथॉरिटी को स्टैब्लिश किया। तो जो उनकी लीडरशिप है उन्होंने हेल्प किया टू ब्रिंग द स्टेबिलिटी टू द रीजन। एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर, जो हमें एक इम्पॉर्टेंट, ठीक है, हर्षा की जो ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल अचीवमेंट है वो ये देखने को मिलते हैं कि उन्होंने अपने एम्पायर को एक्सपैंड किया। उन्होंने कॉन्कर किया लार्ज पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया इंक्लूडिंग पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, ओडिशा एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान। हर्षा क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि नॉर्दर्न रीजन्स को यूनाइट करें अंडर हिज वन रूल। सो हाउएवर व्हेन ही ट्राइड टू एक्सपैंड टुवर्ड्स द साउथ ही वाज स्टॉप्ड बाय द चालुक्य रूलर पुलकेशिन II। जब भी वो ट्राई करना चाहते थे कि वो एक्सपैंड करें साउथ की तरफ, तो क्या है, उन्हें स्टॉप कर दिया जाता था बाय चालुक्य रूलर पुलकेशिन II। सो डिस्पाइट दिस डिफीट हर्षा रिमेन्ड अ पावरफुल रूलर ऑफ नॉर्थ इंडिया। एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, हर्षा को उसके वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जाना जाता है। उन्होंने रूल किया था विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर्स एंड ऑफिशियल्स जो कि उनको असिस्ट करते हैं इन मैनेजिंग द एम्पायर। प्रोविंसेस को गवर्न किया जाता था बाय ट्रस्टेड ऑफिसर्स एंड स्ट्रिक्ट लॉज जो कि फॉलोड किए जाते थे टू मेंटेन द ऑर्डर। हर्ष ने क्या किया था, पर्सनली ट्रैवल किया था उनके किंगडम के अक्रॉस, ये जानने के लिए कि जो प्रॉब्लम्स हैं उनके पीपल की और जस्टिस को इंश्योर करने के लिए। उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो फोकस करता है आपके पीस पे, लॉ पे और पब्लिक वेलफेयर पे। फ्रेंडली फॉरेन रिलेशंस, हर्षा ने क्या है, मेंटेन किया फ्रेंडली रिलेशंस को विद द फॉरेन कंट्रीज। उनका क्लोज कॉन्टेक्ट था चाइना के साथ और ट्रैवलर्स और चाइनीज ट्रैवलर के साथ हुआनसांग, जिन्होंने कि उनके कोर्ट को विजिट किया था। हुआनसांग रोड हाईली अबाउट हर्षाज रूल, जस्टिस सिस्टम एंड जेनरसिटी। जो इन फॉरेन अकाउंट्स हैं इन्होंने हेल्प किया है हमें अंडरस्टैंड करने में जो हर्षा का पॉलिटिकल सक्सेस था, ठीक है। प्रमोशन ऑफ पीस एंड वेलफेयर, हर्षा बिलीव करते थे इन पीसफुल गवर्नेंस। उन्होंने रिड्यूस किया आपकी पनिशमेंट को और प्रमोट किया मोरल वैल्यूज को। उन्होंने ऑर्गेनाइज किया लार्ज रिलीजियस एंड पॉलिटिकल असेंबलीज को ताकि वो यूनिटी को स्ट्रेंथन कर सके अमंग द पीपल। हिज रूल ब्रॉट पीस एंड प्रोस्पेरिटी टू नॉर्थ इंडिया। In conclusion, we can say that Harsha's political achievement include the unification of North India, strong administration and peaceful rule. उनके जो efforts थे उन्होंने stability लाया after a long period of disorder. हर्षा को remember किया जाता है as a successful and just ruler, जिन्होंने कि work किया था for the welfare of his people and the strength of his empire. Now we will move to the next question. Describe the various types of architectures in ancient India. So ancient India had a rich and diverse ट्रेडिशन ऑफ आर्किटेक्चर। एंशिएंट इंडिया में क्या है, बहुत ही रिच और डाइवर्स ट्रेडिशन था आर्किटेक्चर का। बिल्डिंग सिर्फ लिविंग के लिए नहीं बनाई जाती थी बल्कि वर्शिप, एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बनाई जाती थी। इंडियन आर्किटेक्चर क्या है, सेंचुरीज में डेवलप हुआ है और इन्फ्लुएंस हुआ है बाय रिलीजन, ज्योग्राफी और कल्चर। जो मेन टाइप्स के आर्किटेक्चर है एंशिएंट इंडिया के वो हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। पहला है आपका हड़प्पन आर्किटेक्चर। सो द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर इज फाउंड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। हड़प्पा और मोहनजोदारो में हमें क्या है, पहले जो इंडियन आर्किटेक्चर है वो हमें देखने को मिलता है जो कि बहुत अर्लीस्ट है। सिटीज़ बहुत ही वेल प्लान थी विद स्ट्रेट रोड्स जो कि एक ग्रिड पैटर्न में लेड की गई थी। हाउसेस बेक्ड ब्रिक्स के बनाए गए थे और उनका एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था। इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स जैसे कि ग्रेट बाथ हो गए, ग्रेनरीज हो गए, असेंबली हॉल्स हो गए। जो ये आर्किटेक्चर है ये शो करता है एक एडवांस टाउन प्लानिंग को और क्लेanलीनेस को। रॉक कट आर्किटेक्चर, जो आपका रॉक कट आर्किटेक्चर है वो क्रिएट किया गया था बाय कार्विंग स्ट्रक्चर्स डायरेक्टली इनटू रॉक्स। जो ये स्टाइल है ये डेवलप हुआ था मेनली ड्यूरिंग द मौर्य एंड गुप्ता पीरियड्स। एग्जांपल आपके इंक्लूड करते हैं जो केव्स हैं आपके अजंता की, एलोरा की और एलिफेंटा की। ये केव्स जो हैं इनको यूज किया जाता था एज बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज, प्रेयर हॉल्स एंड टेम्पल्स। इनमें बहुत हमें ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स और पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं जो कि रिलीजियस थीम्स को शो करती हैं। बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर्स, जो आपका बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर है वो डेवलप हुआ था आफ्टर द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। जो मेन स्ट्रक्चर्स हैं वो आपके स्तूपास, विहारास, चैतास, ठीक है। स्तूपास क्या है, डोम शेप के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको कि बिल्ड किया जाता है रेलिक्स ऑफ बुद्धा को प्रिजर्व करने के लिए, जैसे कि सांची स्तूप हो गया। विहारास क्या है, आपकी मोनास्ट्रीज होती थी मॉन्क्स के लिए। और चैत्यास क्या होते थे, आपके प्रेयर हॉल्स होते थे। ये बिल्डिंग्स बहुत सिंपल होती थी बट मीनिंगफुल होती थी। हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर, हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर बिकेम प्रोमिनेंट ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड।
टेम्पल्स को बनाया जाता था टू वर्शिप डिफरेंट गॉड्स एंड गॉडेसेस। जो मेन फीचर होता था वो होता था गर्भगृह, दैट इज सैंक्टम, जहाँ पे कि आइडल को प्लेस किया जाता था। टेम्पल्स के शिखर भी होता था, यानी कि टावर्स होते थे, और मंडप्स होते, दैट इज हॉल्स। एग्जाम्पल जैसे कि दशावतार टेम्पल एट दियोगढ़। जैन आर्किटेक्चर, सो जैन आर्किटेक्चर डेवलप्ड अलोंगसाइड हिंदू एंड बुद्धिस्ट स्टाइल। जो आपका जैन आर्किटेक्चर था वो डेवलप हुआ हिंदू और बुद्धिस्ट स्टाइल के अलोंगसाइड। जो जैन टेम्पल्स हैं वो उनको जाना जाता है उनकी फाइन कार्विंग्स और डिटेल्ड डिजाइन्स के लिए। जो मार्बल था उसको कॉमनली यूज किया गया, ठीक है। फेमस एग्जाम्पल्स जो हैं इसके, दिलवाड़ा टेम्पल है जो माउंट आबू का, वो इसका फेमस एग्जाम्पल है। जो ये टेम्पल्स हैं रिफ्लेक्ट करते हैं सिंप्लिसिटी को, प्योरिटी को और डिवोशन को। मौर्यन आर्किटेक्चर, जो मौर्यन आर्किटेक्चर है उसको जाना जाता है उसके यूज ऑफ स्टोन एंड पॉलिश्ड पिलर्स के लिए। एम्परर अशोक ने क्या किया था, बहुत सारे पिलर्स को बनाया था विद इंस्क्रिप्शन एंड एनिमल कैपिटल, जैसे कि आपका लायन कैपिटल ऑफ सारनाथ। तो ये जो पिलर हैं ये क्या करते हैं, ये हाई आर्टिस्टिक स्किल्स और स्ट्रेंथ को शो करते हैं। इन कंक्लूजन वी कैन से दैट एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चर्स रिफ्लेक्ट्स द क्रिएटिविटी, रिलीजियस बिलीव्स एंड टेक्निकल नॉलेज ऑफ द पीपल। जो भी ये एंशिएंट इंडिया का आर्किटेक्चर था इसने क्या किया है, रिफ्लेक्ट किया है लोगों का जो नॉलेज है, लोगों की क्रिएटिविटी को और लोगों के टेक्निकल नॉलेज को, लोगों के रिलीजियस बिलीफ को। सो जो ईच स्टाइल है इट हैज इट्स यूनिक इंपॉर्टेंस एंड ब्यूटी, मेकिंग इंडियाज आर्किटेक्चरल हेरिटेज रिच एंड यूनिक। सो यहाँ पे आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।